Hello students, today we are going to discuss about magnification portion, a little bit more about magnification and some graphs regarding the formula that we discussed 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f and applications of the mirror and some important points. Okay, before going ahead, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको आराम से पढ़िए और पढ़ के सॉल्व कीजिए एंड कमेंट योर आंसर व्हाट यू सॉल्व. ओके, पॉज कर लीजिए आराम से वीडियो को एंड देन सॉल्व कीजिए. मैग्निफिकेशन मैंने आपको देखो बता दिया था, है ना, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है. अभी मैं मैग्निफिकेशन के बारे में ये बताने वाला हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू देख के आप मतलब क्या क्या चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट. यहाँ पर जो भी मैं बात करने वाला हूँ बेटा, वो सारी की सारी बात रियल ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही होगी. ओके, तो मैग्निफिकेशन जिसको डिनोट करते हैं अपन m से, अगर m की वैल्यू +1 है, देखो मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक और बात ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर प्लीज़, कि मैग्निफिकेशन तो मैंने बहुत टाइप्स के बता दिए थे ना, सुपरफिशियल, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, लेटरल. तो जब तक कुछ मेंशन नहीं किया जाता है तब तक आप यही अज्यूम करेंगे कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर ऐसी ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग उसकी कहीं पर इमेज बन रही है और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है. इस केस में मैग्निफिकेशन को नाम दिया जाता है लेटरल मैग्निफिकेशन. क्या नाम दिया जाता है? लेटरल मैग्निफिकेशन. तो सारा का सारा जो यहाँ पर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग लेटरल मैग्निफिकेशन एंड दूसरी बात है रियल ऑब्जेक्ट. ध्यान में रखिएगा प्लीज़. चलिए, अगर m इज इक्वल टू +1 है तो ये प्लस का सिंबल का मतलब होता है वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इरेक्ट इमेज बन रही है. कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और 1 का मतलब होता है सेम साइज. अब ये बात मैंने कैसे बोल दी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. मैग्निफिकेशन की डिफिनेशन क्या थी? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा ऊपर की तरफ ही रखा हुआ है ना, इरेक्ट सिचुएशन में. अगर इमेज भी इरेक्ट सिचुएशन में फॉर्म होगी तभी तो ये रेशियो पॉजिटिव आएगा. और दूसरी बात, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होगी तभी तो डिवाइड होकर 1 आएगा. ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन का बेसिक फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग और उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. तो अगर प्लस सिंबल है तो उसका मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और 1 है तो उसका मतलब क्या है? सेम साइज. अब दूसरी चीज़ जो हमको यहाँ से पता लग जाती है कि यार +1 यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज कौन से मिरर से मिलता है, ऐसा सिचुएशन कौन से मिरर से क्रिएट हो सकता है? तो वो है बेटा प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या करता है? सेम साइज की इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है. सो ये मैग्निफिकेशन का जो एक पहला केस मैंने लिया और ये इन्फॉर्मेशन अपने को मिली. अगर मान लीजिए मैग्निफिकेशन में कहूँ -1 है, तो माइनस सिंबल का मतलब, माइनस साइन का मतलब यहाँ पर है कि वो रियल है एंड इन्वर्टेड है. ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है. और 1 का मतलब क्या है? सेम साइज. ध्यान में रहे, मैं रियल ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, उसी के रिगार्डिंग सारे डिस्कशन चल रहे हैं. अब ये देखो, रियल इमेज कौन बनाता है? एक ही मिरर है, कॉनकेव मिरर. रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ कॉनकेव मिरर ही बना सकता है और कोई सा मिरर नहीं बना सकता. तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया कॉनकेव मिरर. इसमें एक और बात, कॉनकेव मिरर में अपने को पता है 6 केसेस हैं वहाँ पर, है ना, कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ इस तरीके का बनेगा, रियल, कहीं वर्चुअल, तो कहीं छोटा तो कहीं बड़ा. तो यहाँ पर जो -1 वाला केस है यानी रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, तो वो कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? एट सी पर हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो. ओके बेटा, चलिए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में ही ज़्यादा हो, मतलब माइनस सिंबल लगा रहे और 1 से ज़्यादा हो, है ना, जैसे -1.5 हो या -2.5 हो, -2 हो, है ना, ऐसा कुछ हो, माइनस सब बता रहा हूँ. ठीक है, तो अगर इस तरीके की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब तो वही हो गया भाई साहब, रियल एंड
इन्वर्टेड। और जी 1.5 2.5 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इमेज 1.5 टाइम्स ज़्यादा है इसमें 2.5 टाइम्स, इसमें डबल है, यानी एनलार्ज्ड बन रही इमेज। कैसी बन रही है बेटा? एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है ना। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? पहली बात तो रियल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है। अब बात आती है कि एनलार्ज्ड फाउंड आउट करने के लिए रियल में एनलार्ज कब मिलती है? तो रियल में एनलार्ज कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, एफ एंड सी के बीच में हो, बिटवीन सी एंड एफ, तभी तो मिलती है एनलार्ज और रियल, ठीक है बेटा। अगर m इज इक्वल टू माइनस में ही 1 से कम हो, है ना, जैसे 0.5 -0.75 इस तरीके का हो, ठीक है ना, तो क्या मतलब है इसका? माइनस का मतलब तो अगेन भाई साहब वही रियल एंड इन्वर्टेड। 1 से कम है मतलब इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, है ना, डिमिनिश्ड साइज है। कैसा साइज है बेटा? डिमिनिश्ड साइज है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो पहली बात तो रियल एंड इन्वर्टेड का क्या मतलब है? कॉनकेव मिरर। डिमिनिश्ड साइज मिलनी चाहिए, रियल मिलनी चाहिए, साथ के साथ कैसी मिलनी चाहिए? डिमिनिश्ड मिलनी चाहिए। तो कॉनकेव मिरर में कहाँ पर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड सी रखना चाहिए ना। ओके, चलिए अगर m इज इक्वल टू प्लस में ही हो लेकिन 1 से ज़्यादा हो, जैसे 1.1 1.5 है ना, 2.7 कुछ भी है ना, 3/2 जो भी रखना चाहो, मतलब 3 रख लो। तो प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और यहाँ पर जो ये नंबर दिख रहे हैं ये साफ बता रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है, यानी एनलार्ज बन रही है। कैसी बन रही है? एनलार्ज बन रही है। तो देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो अपना प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, लेकिन एनलार्ज नहीं बनाते वो दोनों। तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। ओके, अब कॉनकेव मिरर में कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो डायग्राम अगर आपको याद है ना सारा का सारा, तो कोई भी है ही नहीं इसमें कुछ, ये तो मैं ऐसी बस एक इन्फॉर्मेशन आपको मतलब मिल जाएगी। इससे कैलकुलेशन जब आप करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, इसलिए मैं जो है इसको बता रहा हूँ। चलिए एक और लेते हैं। अगर m इज इक्वल टू प्लस में हो लेकिन 1 से कम हो, 1 से कम मतलब जैसे 0.25 0.5 कुछ भी हो, 0.75 है ना, कुछ भी हो लेकिन 1 से कम होना चाहिए। तो प्लस का मतलब तो वही भाई साहब वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड 1 से कम का मतलब क्या? बोलो, डिमिनिश्ड। 1 से कम का मतलब डिमिनिश्ड। अब देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट तो अपना कॉनकेव मिरर भी दिया था, प्लेन मिरर भी दिया था, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट के साथ साथ क्या चाहिए? डिमिनिश्ड चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही मिरर है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो, तो भी क्या मिलती है? 1 से कम ही मिलती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो तो ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है, अगर m इज इक्वल टू प्लस में है और उसकी वैल्यू 1 से कम है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ध्यान में भी रहेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको रे डायग्राम्स याद हैं, आपके माइंड में रे डायग्राम्स घूम रहे हैं कि लाइट आई लाइट गई, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, हमारे पास एक फार्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला है। मतलब u क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, v इमेज की पोजीशन को बताता है, और वहीं पर f हमारा उसकी फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम चाहें कि ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में हो तो उसकी इमेज किसी स्पीड से मूव करेगी, ये कैलकुलेट करना चाहें अगर हम, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे वो अपने को यहाँ पर देखना है। जैसे मान लो है ना, ये कोई मिरर है और ये उसका ऑब्जेक्ट है सामने, मतलब सामने उसके ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये उसकी इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है धीरे धीरे, यानी वो मूविंग कंडीशन में, कुछ स्पीड कैपिटल U मान लेते हैं,
ऑब्जेक्ट के लिए क्या स्पीड ले लेते हैं, कैपिटल यू। स्मॉल यू उसकी पोजीशन के लिए लिया मैंने और कैपिटल यू उसकी स्पीड के लिए ले लिया। और यहाँ पर कैपिटल वी होगी उसकी स्पीड, इमेज की, इमेज मूव करेगी। तो किस स्पीड से मूव करेगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, स्पीड में क्या चेंज आते हैं, जरा उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे तो कोई डेरिवेशन तो नहीं आता इसके ऊपर, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं। चलो देखो, इसको तो पहले ऐसे लिख लो, v की पावर -1 u की पावर -1 इज इक्वल टू f की पावर -1। ध्यान मेरे, जब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी, लेकिन फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? फोकल लेंथ में क्यों चेंज होगा? फोकल लेंथ तो भाई उसकी फिक्स है ना, जो भी मिरर होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्टिवली इमेज पोजीशन में भी चेंज होगा। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस कंप्लीट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू यू। तो हो जाएगा v का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे आएगा और v की पावर -2 लग जाएगा, और v का हमने u के रिस्पेक्ट में किया तो dv डिवाइडेड बाई u, मतलब ये हो जाएगा। और यहाँ पर -1 आगे आएगा, एक पावर कम होगी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 0। u के रिस्पेक्ट में ही किया इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस के साथ 1/v² dv/du, और ये हो जाएगा 1/u²। तो जो dv/du है ये आ गया -v² डिवाइडेड बाई u²। ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, और ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, उसकी स्पीड हो जाएगी रिस्पेक्टिवली, है ना। अगर इमेज की पोजीशन इन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे तो उसकी स्पीड, ऑब्जेक्ट की बोलेंगे तो वो उसकी स्पीड। देखिए dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -v² डिवाइडेड बाई u² इंटू du। अब दोनों साइड किसी स्मॉल टाइम इंटरवल dt से डिवाइड कर दीजिए। स्मॉल टाइम इंटरवल ध्यान में रहे dt। तो ये चीज़ क्या मिल जाएगी, देखो इस साइड देखो जरा, dv/dt मतलब चेंज इन पोजिशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विल बी स्पीड ऑफ द इमेज कैपिटल V, और यहाँ पर -v² अपॉन u², और du/dt यानी चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैपिटल U। ओके, तो ये आ गया फार्मूला हमारे पास। v और u की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव पुट कर लेंगे। और ध्यान में रहिए v और u क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, जो कि अगले टाइम में चेंज हो जाएंगे। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ही हम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड क्या होगी। सपोज ये कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनी होगी, फोकस पर, हाईली डिमिनिश छोटी सी बनी होगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आएगा धीरे धीरे, तो वैसे वैसे इसकी इमेज किधर मूव करेगी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करेगी। अब ये इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इमेज को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सिर्फ इसी के बीच में ही ट्रेवल करना है, कहीं पर भी। तो ये स्मॉल डिस्टेंस चेंज कर रही है और ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस चेंज कर रहा है। यानी यहाँ पर अभी केस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और इमेज की स्पीड बहुत कम होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचेगा उस समय भी इमेज भी कहाँ पहुंचेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंचेगी, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे क्रॉस करेगा, इमेज इधर की तरफ क्रॉस करेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच मूव कर रहा है, और इमेज क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। यानी अब ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगी, अब इमेज की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद से यहाँ पर आ ले जाते हैं ये सीन जिसमें इमेज पीछे की तरफ हो जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर की, तो इन्फिनिटी से
अगर ऑब्जेक्ट आएगा इन्फिनिटी पर जब होगा तो कहाँ बनेगी इमेज, फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आएगा तो इमेज किधर से किधर मूव होगी, फोकस से पोल की तरफ मूव होगी, लेकिन हाँ पोल पे नहीं चली जाएगी, ठीक है ना, इन्हीं के बीच में रहेगी। मतलब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस चेंज कर रही है कौन, इमेज, विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट चेंज जो हो रहा है। ऑब्जेक्ट में बहुत लार्ज चेंज हो रहा है, वहीं इमेज में बहुत कम चेंज हो रहा है। यानी इमेज की जो स्पीड होगी वो बहुत ही कम होगी विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो वो फार्मूला ध्यान में रखेंगे, अप्लाई करना ध्यान में रखेंगे, कैसे अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर कुछ मैंने समझा दिया आपको, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अपन ग्राफ की। मिरर फार्मूला क्या है अपने पास, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से समझना प्लीज़ ग्राफ, क्योंकि ग्राफ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है, तो ग्राफ थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन बहुत ईजिली समझाऊंगा, है ना। सिंपल लाइन इक्वेशन कैसी होती है, क्या होती है, उसका अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा इस ग्राफ में कुछ भी नहीं है। देखो मान लीजिए ये है आपकी y एक्सिस और ये है आपकी x एक्सिस। अब यहाँ पर मैं y को रिप्लेस कर दे रहा हूँ 1/v से और x को रिप्लेस कर दे रहा हूँ 1/u से। कहने का मतलब ये जो 1/v है इसको मैंने क्या मान लिया है, y वाली चीज़ मान ली, और इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है। और ये फोकल लेंथ वाला हिस्सा इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। ये हो गया पूरा। अब एक बात बताओ, y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी क्या है, एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन टू वेरिएबल, यही हुआ ना इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। सही है, बात समझ में आई यहाँ तक। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँ, भाई इक्वेशन ऑफ लाइन जब होती है, जिसको प्लॉट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं तो पूरी की पूरी लाइन अपने को मिल जाती है। तो 2 पॉइंट्स निकालने हैं अपने को बस। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। y इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। तो पहला पॉइंट हो गया 0, c, 0 ऑन दी x एक्सिस एंड y एक्सिस पे कितना, c। तो ये हो गया पहला पॉइंट अपना 0, c। अच्छा, जब y 0 होगा तो x कितना होगा, c। दूसरा पॉइंट हो गया c, 0। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, c, 0, यानी c, 0। ये हो गया पॉइंट। सही बात समझ में आई ना। चलो अब ये c क्या है, c किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। ध्यान में रहे, c किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल, यही तो लिया अपन ने। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये ग्राफ बन गया। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला जो फार्मूला है उसके रिगार्डिंग जो ग्राफ बनता है, टेकिंग y एक्सिस एज 1/v एंड टेकिंग x एक्सिस एज 1/u, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका इंटरसेप्शन जो होता है, जो कांस्टेंट वाली चीज़ होती है, वो फोकल लेंथ का रिवर्स वैल्यू देता है। यानी अगर ये ग्राफ में अपन ये कांस्टेंट पता लग जाए, ग्राफ में ये कांस्टेंट दिया हो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, दोनों बराबर होगा यहाँ पर, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/ फोकल लेंथ के इक्वल होता है। तो फोकल लेंथ कैसे निकल जाएगी, 1/c के इक्वल निकल जाएगी। बात समझ में आई, गुड। अगेन अभी पिछले ग्राफ में मैंने क्या किया था, 1/v को ही y मान लिया था और 1/u को ही x मान लिया था। लेकिन इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, v को मैं y मानूंगा, u को मैं x मानूंगा। मतलब पूरा 1/v और 1/u एक साथ नहीं ले रहा हूँ। देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, v को मैं y एक्सिस की तरह ट्रीट करूँगा और u में होने वाले चेंजेस को मैं x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगा। ये v में होने वाले चेंजेस को y एक्सिस पर और u में होने वाले चेंजेस को x एक्सिस पर, और इधर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया एक्सिस v y वाली और ये हो गया हमारा u x वाली एक्सिस। तो एक बात बताओ मुझको, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ये कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ करने जा रहा हूँ, पूरा मामला ध्यान में रहे, कॉनकेव मिरर की बात हो रही। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दो तो v इज इक्वल टू क्या मिलना है अपने को, f मिलना है। बात सही है। तो यानी 1/f, एक सेकंड क्या हो गया, हाँ ये वाली बात, सॉरी ठीक है, इतना बहुत है, 1/f क्या लगाना, तो हो गया ये चीज़। तो u जब इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ, उस समय v किसके इक्वल आ रहा है, f के इक्वल आ रहा है।
देखो v इज इक्वल टू एफ का क्या मतलब है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू मैं 3 लिखूँ तो y इज इक्वल टू 3 लाइन कैसे खींची जाती है, कैसे ड्रॉ की जाती है, ऐसे y इज इक्वल टू 3 लाइन। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, समझ में आई ना बात। तो हमारे पास क्या मिला है, v इज इक्वल टू एफ लाइन, तो v इज इक्वल टू एफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं डॉट डॉट से, क्योंकि हमारा मेन ग्राफ तो है नहीं, हमारा मेन ग्राफ तो इससे बनेगा, इस वाली इक्वेशन से। v इज इक्वल टू कितनी है, f वाली लाइन है। उस समय u किधर अप्रोच किया है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच किया, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है ना। देखो u इज इक्वल टू जब f होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। तो u इज इक्वल टू एफ लाइन ड्रॉ कर दो, u इज इक्वल टू एफ लाइन ड्रॉ कर दो, ये होगी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करें, बेसिकली पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं इस ग्राफ के। ये सारी बातें कहाँ से मिल रही हैं हमको, इसी फार्मूले से मिल रही हैं, इसी फार्मूले से मिल रही है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या बना, इन्फिनिटी कॉमा एफ। दूसरा पॉइंट क्या बना, एफ कॉमा इन्फिनिटी। बात समझ में। तीसरा पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होगा तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी, 2f पर बनेगी, यानी u इज इक्वल टू v वाली सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो 2f का भी दिखा देते हैं, मान लो ये 2f पॉइंट है और ये मान लो 2f पॉइंट है, तो इन दोनों को ले जाके ज्वाइन कर दो, ये हो गया 2f पॉइंट। ओके, तो यानी जो ग्राफ हमारा बनना है उसका एक पॉइंट तो यहाँ से पास होगा, एक पॉइंट इधर इन्फिनिटी की तरफ रहेगा और एक पॉइंट इस साइड इन्फिनिटी की तरफ रहेगा। इस तरीके से ग्राफ अपना प्लॉट होगा। बात समझिए, ऐसा ये है बेटा एक हाइपरबोला शेप। कैसा शेप है बेटा, हाइपरबोला, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, v इज इक्वल टू यू, यानी y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू y, जो भी कह लीजिए। ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसी लाइन जो बिल्कुल बीचों बीच पास हो जाएगी ऐसे, यही तो 45 डिग्री पर। यानी प्रैक्टिकल जब करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म किए जाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो उस समय हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद ऐसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो लाइन जहाँ पर कट कर रही है बिल्कुल बीचों बीच वाली जो लाइन है, ये बीचों बीच वाली, वो यहाँ पर क्या दे देगी अपने को, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है ये वाली चीज़, 2f का इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये वाली चीज़ क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, 2f का इन्फॉर्मेशन दे रही है। 45 डिग्री है ना, तो जो चीज़ ये होगी वही चीज़ ये होगी। तो अगर ग्राफ से अपने को 2f पता लग गया तो क्या फोकल लेंथ उस मिरर की नहीं कैलकुलेट हो जाएगी, हो जाएगी कैलकुलेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ग्राफ बनता है जो कि हाइपरबोला शेप का होता है, और उस ग्राफ से ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। एक छोटा सा टॉपिक, स्फेरिकल अब्रेशन, समझते हैं इसको। देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इफ़ लाइट रेज आर वेरी क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना। एक पॉइंट से एफ से जाएगी जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होगा, है ना। ऑलमोस्ट क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। लेकिन जो लाइट रेज थोड़ा आउटर पर होंगी, जो अगर अपर्चर उसका बड़ा हुआ मिरर का, तो सारी की सारी रेज एक ही जगह पर फोकस नहीं होती हैं। तो जो ये इनएबिलिटी है किसी लार्ज अपर्चर वाले मिरर की, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। थोड़ा डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, कौन सा मिरर बना दिया, कॉनकेव मिरर बना दिया, कॉनकेव बना लो या कॉन्वेक्स बना लो, जो भी है। तो जो बाहर वाली लाइट रे है आउटर में, जो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, मतलब दिस इज़ नॉट द क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो यहाँ पॉइंट से जा रही है ऐसी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। जो भी लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के रिगार्डिंग जा रही है। और एक लाइट यहाँ से गई, मान लो एक लाइट यहाँ से गई, है ना। तो पता चला कि जो ये वाली जा रही है वो यहाँ से जा रही है ऐसी, ठीक है। तो जो क्लोजर हैं वो यहाँ पर फोकस हो रही हैं, और जो थोड़ा बाहर में हैं वो यहाँ पर फोकस हो रही हैं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, इमेज का कुछ हिस्सा यहाँ पर बनेगा और इमेज का कुछ हिस्सा यहाँ पर बनेगा, इमेज क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये जो कमी है मिरर के अंदर लार्ज अपर्चर की वजह से, इसको बोलते हैं स्फेरिकल अब्रेशन। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो है पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। पैराबोलिक मिरर यानी उसका शेप थोड़ा ऐसा रहता है, ठीक है ना, पैराबोलिक इक्वेशन को फॉलो करता हुआ। तो पैराबोलिक मिरर हम लोग यूज कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, एक एब्रेशन और होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, जो कि मिरर में नहीं होता है, लेकिन समझ लो है क्या चीज़ ये, क्रोमेटिक एब्रेशन।
मिरर में नहीं होता, ध्यान में रहे चीज़। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर से रिलेटेड, अब्रेशन का मतलब होता है जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही वहाँ पर। तो अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग बेंड होती हैं जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। यहाँ पर तो मीडियम एक ही है तो इसलिए यहाँ पर नहीं होता है। तो जब अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग जगह पर बेंड होंगी तो जैसे लेंस वगैरह होते हैं ना, इसमें इस वाले केस में क्या होता है, ये लाइट गई, इसमें मान लो 7 कलर्स हैं ना, वाइट लाइट है, तो कुछ लाइट कहीं और मीट हो रही है तो कुछ लाइट कहीं और मीट हो रही है। तो ऐसे एब्रेशन को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, यानी जो इमेज बननी चाहिए थी वो शार्प ना बन के थोड़ा सा कलरफुल हो जा रही है, ब्लर हो जा रही है, ठीक है ना, डिस्टॉर्ट हो जा रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। और एक है स्फेरिकल एब्रेशन जो कि उसकी ज्योमेट्री की वजह से आ रहा है, जो मिरर है उसकी ज्योमेट्री की वजह से, कर्वेचर की वजह से आ रहा है, लार्ज अपर्चर की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। इसको रिमूव करने का 2 तरीका है, एक तो पैराबोलिक मिरर यूज कर लें या फिर दूसरा इन लाइट रेज को रोक दिया जाए जो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, स्टॉपर्स लगा के यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन लगा दें और उन लाइट रेज को उस वाले हिस्से को वहाँ कुछ हिस्से में पेंट कर दिया जाए ब्लैक कलर से ताकि वो लाइट रेज ना आए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये स्फेरिकल एब्रेशन पोर्शन हो जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स अपने 2 हैं मेनली जो ही है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर देखो, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा होता है तो इमेज कैसी बनाता है, लार्ज बनाता है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसका यूज हम लोग कर लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ शेविंग मिरर्स। अब जो शेविंग मिरर्स लगे होते हैं बार्बर की शॉप वगैरह पे, दिखने में तो वो लगते हैं कि वो बिल्कुल ही प्लेन है, लेकिन वो प्लेन नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, कॉनकेव नेचर के होते हैं, ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसका शॉप आप देखे होंगे बहुत लंबा तो होता नहीं है ना, कुछ ऐसा ही रहता है मामला। तो आप यहाँ पर बैठे मान लो हेयर कट कराने के लिए, तो आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप हमेशा पोल और कहीं फोकस के बीच ही लाई कर रहे हैं। आपकी पोजीशन कैसी है कि आप हमेशा पोल और फोकस के बीच ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपकी इमेज हल्की सी एनलार्ज हो जाती है, जो कि थोड़ा सा उसके लिए हेयर कटिंग में आसानी होती है, ठीक है ना बेटा। और बात करें कॉनकेव मिरर की तो फोकस के लिए यूज कर लेते हैं लाइट को एक जगह पर, है ना, टॉर्चेज वगैरह में, हेडलाइट ऑफ दी कार जो होती है ना, उन सब में यूज कर लेते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर के मुकाबले ज़्यादा वाइडर व्यू कवर करता है ना, वाइडर व्यू लेता है, ज़्यादा वाइडर व्यू रहता है इसका, है ना, ज़्यादा फील्ड कवर करता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। दूसरा ये डाइवर्जिंग नेचर का है, ये तो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको स्ट्रीट लाइट में भी यूज करना है, ऐसा मिरर लगा देते हैं पीछे और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है ना, तो लाइट इसके ऊपर हिट करती है, ठीक है, लाइट इसके ऊपर हिट करती है ऐसी, बाकी इधर तो निकली रही लाइट, तो इससे क्या होती है लाइट इस फैल जाती थोड़ा सा। तो स्ट्रीट लाइट वगैरह में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा लाइट फैली रहेगी तो ज़्यादा एरिया, मतलब एरिया में क्या होगा, उजाला होगा। और बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो हम लोग ATM में भी यूज करते हैं, ATM मशीन में आप पैसा निकालने गए होंगे, देखा होगा आपने, आपके सामने बिल्कुल मिरर लगा होता है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा मिरर लगा होता है बिल्कुल, वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है। उसका पर्पज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर ले कॉन्वेक्स लगा देने से, ताकि पीछे आपके कोई खड़ा है बंदा तो दिखाई दे जाए आपको, अगर कुछ भी वो गलत करना चाह रहा हो ना, क्या हरकतें कर रहा है, तो पीछे आपको दिखाई दे जाए वो, ठीक है ना, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर भी यूज कर सकते थे, लेकिन प्लेन मिरर का आपको पता है जो व्यू है ना वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत बड़ा सा प्लेन मिरर लगाना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर वहाँ पर हम लोग इसलिए यूज कर लेते हैं ATM मशीन में, पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए। बच्चों, न्यूटन बाबा के बारे में तो आप सुने ही होंगे और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, तो आपको आज बताएंगे हम कि न्यूटन बाबा ने ऑप्टिक्स में भी कुछ कम काम नहीं किया है ना। लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन तो किया ही उन्होंने, पार्टिकल ऑफ नेचर तो बताया ही उन्होंने, साथ के साथ उन्होंने अपना कुछ फार्मूला भी दिया है, और यही नहीं, टेलीस्कोप भी बनाया उन्होंने, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर। न्यूटन्स फार्मूला, कॉन्जुगेट पोजीशन के बारे में आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसकी इमेज बन रही है कहीं पर, और इमेज की जगह पर अगर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसकी इमेज वहाँ बन जाएगी जहाँ पहले वो रखा हुआ था, राइट, यही था ना, रिवर्स हो जाता था, वाइस वर्सा चेंज हो जाता। और सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज होना चाहिए था, ठीक, तो वो थी कॉन्जुगेट पोजीशन, जिसमें वो आपस में इंटरचेंज कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है ना बेटा।
तो मान लीजिए पहले केस में ऐसा मिरर है, ऐसा कोई है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनी और इसकी हाइट है कुछ I1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है H0 मान लेते हैं। फिर क्या किया हमने, चेंज कर दी पोजीशन, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ ला के रख दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट तो वही रहेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट थोड़ी चेंज होनी है, H0 हाइट का ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है। और इमेज अब यहाँ बन गई, इमेज की हाइट लेकिन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, I2 बन गई। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो होगी H0 इज इक्वल टू √I1 इंटू I2, ठीक है। ये न्यूटन बाबा का कहना है। अब इसको समझ भी लेते हैं कैसे, भाई ये कहना है तो कैसे कहना है। पहले वाले केस में अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ अगर m है तो ये चीज़ क्या है, 1/m है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। चलिए अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा I1/H0 इंटू I2/H0 और m का मल्टीप्लाई 1/m में करेंगे तो 1, तो H0 किसके इक्वल आ गया, वही चीज़ आ गई √I1 इंटू I2। सॉल्व करेंगे यही चीज़ आ गई। तो ये न्यूटन का एक फार्मूला हो गया मिरर के रिगार्डिंग। दूसरा फार्मूला इनका क्या है, जरा वो भी समझते हैं। दूसरा फार्मूला उनका ये है कि अगर मान लीजिए x इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस एंड y इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस। ध्यान में रहे, यहाँ पर हम पोल को रेफरेंस में नहीं ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, फोकस को रेफरेंस में ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला जो फोकल लेंथ होगी वो होगी √x इंटू वाई, ठीक। अब कैसे बोला जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए मिरर है, ये है फोकस, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट पोजीशन है और ये इमेज पोजीशन है। ये आपका पूरा u होगा जो आपने पुराना फार्मूला पढ़ा है, और ये आपका v होगा पूरा, और ये आपका स्मॉल f हो जाएगा, यही तो। अब न्यूटन के केस में क्या बोला गया, ये चीज़ x है, ये चीज़ क्या है, x है, और ये वाली चीज़ क्या है, y है। फोकस से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फोकस से इमेज की पोजीशन। तो हमें क्या लाना है, f इज इक्वल टू √xy आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास जो पहले पुराना फार्मूला वो लिख लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v इज इक्वल टू कितना है, देखिए इस चीज़ को जरा देखिए ध्यान से। तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए f है और क्या है, y है। तो v की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं f प्लस y, और वहीं u की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए ध्यान से देखिए, ये u है तो f प्लस x, क्या लिख सकते हैं, f प्लस x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है और वही चीज़ आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो जाएगा f प्लस x f प्लस y डिवाइडेड बाई f प्लस x इंटू f प्लस y। तो ये आ गया हमारे पास 2f प्लस x प्लस y ओवर f स्क्वायर प्लस fx प्लस fy प्लस xy, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, f स्क्वायर प्लस fx प्लस fy प्लस xy, और यहाँ पर मिल जाएगा 2f स्क्वायर प्लस fx प्लस fy, fx fy कैंसिल्ड। f स्क्वायर इधर चला जाएगा तो बच जाएगा उस साइड में f स्क्वायर और इस साइड में बच जाएगा xy, एंड हैंस f इज इक्वल टू √xy। तो ये था बेटा हमारा पूरा रिफ्लेक्शन पोर्शन, अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।